Hi guys, this is Tawqir Alam here. Today we are going to learn about present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. Friends, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तीनों परफेक्ट टेंस को देखेंगे ताकि जब बात शानदार तरीके से अंग्रेजी बोलने की हो तो आप कहीं पीछे न रह जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तीनों परफेक्ट को ट्रिक से समझें कि कैसे आप इसे बहुत कम वक्त में ट्रांसलेट कर लेंगे, बोल लेंगे। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जहां पता चलता है कि कोई काम पास्ट में गुजरा लेकिन उसका रिस्पॉन्स अभी तक मिल रहा, यानी हम गुजरी हुई बात को प्रेजेंट टाइम में लाकर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी कुछ देर पहले खाना खाया और फिर कोई मुझसे बोले कि चलो खाना खा लो, तो मैं कहूंगा मैंने खाना खा लिया है। खाना खाने का काम पास्ट में हुआ, मैंने वो काम कर लिया, लेकिन फिर भी मैं ये सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में बोल रहा कि मैंने खाना खा लिया है। मेरे इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि मैंने अभी अभी खाना खाया है या कुछ देर पहले ही खाना खाया है, मेरा पेट अभी भरा हुआ है, यानी खाना खाने का रिस्पांस मुझे अभी तक है। मैं नहाया, यह एक गुजरी हुई बात है यानी पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर मुझे कहना हो मैंने नहा लिया है या मैं नहा चुका हूं, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस से ये पता चल रहा कि मैं अभी अभी नहाया हूं या मैं कुछ देर पहले ही नहाया हूं, यानी नहाने का काम पास्ट में हुआ है लेकिन उसका रिस्पॉन्स मुझे अभी तक मिल रहा, तो मैं पास्ट की बात को प्रेजेंट में लेकर आ रहा। तो फ्रेंड्स, जब हमें बताना रहता है कि कोई काम जल्द ही गुजरा है या अभी अभी हुआ है, तो हम ऐसे जज्बात को कहने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहारा लेते हैं, यानी हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए इस बात को एग्जाम्पल में समझें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप दो सेंटेंसेस देख सकते हैं और हम इसको ट्रांसलेट करेंगे और हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल नहीं है। कैसे, आप खुद देख लीजिए। सबसे पहले लिखा है मैं, उसका अंग्रेजी होगा आई। पहले मैं फ्रेंड्स ट्रिक के बारे में बता दूं, जो वर्ड सबसे पहले है उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, उसके बाद पीछे जाना है, पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आना है। अगर आप ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप बड़े आसानी से अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे। लास्ट में लिखा है चुका है, उसका अंग्रेजी होगा हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है फ्रेंड्स, लेकिन हम उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो होता है टॉट। फ्रेंड्स, जब हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म लिखा जाता है तो उसका हिंदी अर्थ होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। और इन शब्दों से यही पता चलता है कि कोई काम जल्दी ही गुजरा है, कि कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है या अभी अभी पूरा हुआ है। सबसे पहला वाला का अंग्रेजी मैंने सबसे पहले लिखा फ्रेंड्स, फिर पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आ रहा। चुका है का अंग्रेजी है, पढ़ा का अंग्रेजी टॉट और अंग्रेजी को कहेंगे इंग्लिश। आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं या मैं अंग्रेजी पढ़ाया हूं। आइए फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करें। आपका अंग्रेजी होगा यू। मैंने सबसे पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, अब हम पीछे चलेंगे और पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। चुका है यानी हैव के साथ थर्ड फॉर्म या हैज के साथ थर्ड फॉर्म। हो सकता है आप सोचे फ्रेंड्स कि कैसे पता चलेगा कि कब हमको हैव का यूज करना है और कब हमको हैज का यूज करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप पार्ट 9 देखिए। पार्ट 9 में मैंने बताया है कि हैव और हैज का क्या यूज है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि इज आरम और हैव में क्या फर्क होता है, वाजवर और हैड में क्या फर्क होता है, शैल हैव या विल हैव और शैल बी विल बी में क्या फर्क होता है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि है के लिए
कभी हैव हैज का यूज करते हैं, कभी इज आर एम का यूज करते हैं। था के लिए कभी हैड का यूज करते हैं और कभी वाज वर का यूज करते हैं। गागी के लिए कभी शैल हैव विल हैव का यूज करते हैं तो कभी शैल बी विल बी का यूज करते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है फ्रेंड्स तो पार्ट 9 जरूर देखिएगा, वहां आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रयोग करना को इंग्लिश में कहते हैं यूज और थर्ड फॉर्म में कहा जाता है यूज्ड। इसे को अंग्रेजी में कहते हैं दिस। एक बार को कहते हैं वंस। आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले लिखा, फिर पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आया और ये ट्रांसलेट हुआ। यू हैव यूज्ड दिस वंस। आप इसे एक बार प्रयोग कर चुके हैं, या इसका यह भी हिंदी हो सकता है आप इसे एक बार प्रयोग कर लिए हैं। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आपने उन्हें गाली दिया है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंड्स? बहुत आसान है। आपने यू दिया है का अंग्रेजी होगा हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी जब हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखा जाता है तो हिंदी अर्थ होता है या है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं। गाली देना को अब्यूज कहते हैं, थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा अब्यूज्ड। और उन्हें का अंग्रेजी होता है देम। सबसे पहला वाला का अंग्रेजी मैंने सबसे पहले लिखा, फिर पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आया। दे हैव अब्यूज्ड, वे गाली दिए हैं या वे गाली दे चुके हैं। फ्रेंड्स, बाय गॉड अगर ये नकारात्मक हो यानी नेगेटिव हो तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वो भी बहुत इजी है। आपको इसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं करना है। जैसे यू के जगह पर आप लिखें यू, लेकिन जब आपके हिंदी सेंटेंसेज में नहीं लिखा हो, जैसे आपने उन्हें गाली नहीं दिया है, तो आप हैव के जगह पर हैवंट का यूज करें, या फिर आप हैव के बाद नॉट लिखें। हैव नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म हैवंट होता है। तो आप दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां देखिए, मैंने लिखा है हैव का नकारात्मक फॉर्म हैवंट होता है और हैज का हैजेंट होता है। अब्यूज्ड देम। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सब कुछ सिमिलर है, यानी एक ही है, सिवाय इस नॉट के। तो अगर आप किसी सकारात्मक वाक्य को यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं तो फिर नकारात्मक वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बेहद इजी होता है। बस आपको यही करना है कि उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है, या फिर आप उसके शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बाय गॉड अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से हो, यानी इंटरोगेटिव हो, जैसे क्या आपने उन्हें गाली दिया है, अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से होगा तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, क्या? जो हेल्पिंग वर्ब आपने अंदर लिखा हुआ है आपको उसको सबसे पहले लिखना होगा। कैसे लिखना होगा आप खुद देख लीजिए। आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने हेल्पिंग वर्ब हैव को सबसे पहले लिखा हुआ है। तो अगर आप किसी सकारात्मक वाक्य को यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना जानते हैं, तो अगर आप उसका नेगेटिव फॉर्म चाहते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करें। और बाय गॉड उस सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है सिवाय एक काम का, और वो है उसके हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखिए, यानी उसकी सहायक क्रिया को शुरू में लिखिए। अगर आप ऐसा करेंगे फ्रेंड्स तो आपके सेंटेंसेस कभी रॉन्ग नहीं होंगे। फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, यस नो टाइप क्वेश्चन जो मैं आपको यहां बताया, और सेकंड WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप दूसरा टाइप सीखना चाहते हैं, यानी उस तरह के सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं जहां आता है कब, कैसे, कहां, क्या, कौन, किसने, कितने लोग,
तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है ताकि आपको कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, वह वीडियो मैंने आई के सिंबल में रखा है और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि अगर इस तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, किसने, कितने लोग, कितना पानी, आप इसे ट्रांसलेट करना सीख सकें। और फ्रेंड्स, ये ट्रांसलेट हुआ। आइए अब पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानें। हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी चुका था। आपको कहना हो आप पैसा कमा चुके थे या मैं उसका मदद कर चुका था। बहुत आसान होता है फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना या बोलना। कैसे, आप खुद देख लीजिए। सबसे पहले लिखा है आप, उसका अंग्रेजी होगा यू। चुके थे यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म। कमाना का अंग्रेजी होता है अर्न, आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वो होगा अर्न। और पैसा को कहते हैं मनी। कैसे ट्रांसलेट हुआ फ्रेंड्स? सबसे पहला वाला का अंग्रेजी मैंने सबसे पहले लिखा, फिर पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आया। मैंने एरो का सिंबल भी दिया है ताकि आपको बात क्लियरली समझ में आ सके। यू हैड अर्नड मनी, आप पैसा कमा चुके थे। मैं उसका मदद कर चुका था। मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। चुका था का अंग्रेजी होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। मदद करना को अंग्रेजी में कहते हैं हेल्प और थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्प्ड। और उसका के लिए लिखेंगे हिम अगर वो कोई पुरुष है यानी मेल है, और किसी फीमेल के लिए हर का यूज करते हैं। आई हैड हेल्प्ड हिम, मैं उसका मदद कर चुका था। फ्रेंड्स, बाय गॉड अगर आपके सेंटेंसेस नेगेटिव हो यानी नकारात्मक हो तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप हैड के बाद नॉट का यूज करें या फिर आप इसका शॉर्ट फॉर्म हैडंट का यूज करें। दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। आप पैसा नहीं कमा चुके थे तो आपका यह ट्रांसलेशन होगा यू हैड नॉट अर्नड मनी या यू हैडंट अर्नड मनी। मैं उसका मदद नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम या आई हैडंट हेल्प्ड हिम। बाय गॉड फ्रेंड्स, आपके सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से हो, जैसे क्या आप पैसा कमा चुके थे, तो आपको कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं करना है। जो आपका हेल्पिंग वर्ब अंदर है उसको यहां से बाहर मूव करा दीजिए, यानी उसको सबसे पहले लिखिए। जैसे क्या आप पैसा कमा चुके थे, तो आपको कहना होगा हैड यू अर्नड मनी। क्या मैं उसका मदद कर चुका था, हैड आई हेल्प्ड हिम। तो अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। वह खाना पका चुकी थी। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं फ्रेंड्स। वह को अंग्रेजी में कहते हैं सी। वह के लिए शी का भी यूज करते हैं जब बात किसी फीमेल की हो। पीछे आइए, चुकी थी यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म। पकाना को कुक कहते हैं फ्रेंड और थर्ड फॉर्म में होगा कुक्ड। और खाना को कहते हैं फूड। आप लंच और डिनर का भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये पूरा बात हुआ शी हैड कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी थी। बाय गॉड फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंसेस ऐसे हों वह खाना नहीं पका चुकी थी, तो आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे शी हैड नॉट कुक्ड फूड, या फिर आप नॉट का शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए शी हैडंट कुक्ड फूड। बाय गॉड फ्रेंड, अगर आपके सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से हो, जैसे क्या वह खाना पका चुकी थी, तो आप ऐसे ट्रांसलेट करिए हैड शी कुक्ड फूड, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखना होगा। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो पाएंगे सिर्फ एक चेंजिंग है।
इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब अंदर है, जबकि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब शुरू में है। तो जब आपके सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से हो तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखा जाता है। जैसे मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट। मैं लिख चुका था, आई हैड रिटन। मैं नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट रिटन। क्या मैं लिख चुका था, हैड आई रिटन। आप उसे धोखा दे चुके थे, यू हैड चीटेड हिम। आप उसे धोखा नहीं दे चुके थे, यू हैड नॉट चीटेड हिम। क्या आप उसको धोखा दे चुके थे, हैड यू चीटेड हिम। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, या जब मैं पार्टी में पहुंचा दावत शुरू हो चुकी थी, या मेरे आने के बाद वह खाना पकाई। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रिक से जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। यह वीडियो आपको आई के सिंबल में मिल जाएगा और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को जरूर देखिएगा ताकि पास्ट परफेक्ट में कहीं भी कोई कमी न रह जाए। आइए फ्रेंड्स, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। शैल है प्लस थर्ड फॉर्म या विल है प्लस थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, जब हम शैल हैव या विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो उसका हिंदी अर्थ होता है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। और इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस से पता चलता है कि आने वाले दिन में यानी फ्यूचर में कोई काम एक निश्चित समय पर पूरा हो चुका रहेगा या समाप्त हो चुका रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, देखें कि कैसे इसको ट्रांसलेट करना है और फिर कैसे बोलना है। वह काम पूरा कर चुकेगा। बातों से पता चला कि आने वाले दिन में कोई काम रहेगा जिसको सब्जेक्ट पूरा कर चुका रहेगा, यानी कंप्लीट कर चुका रहेगा। ट्रिक वही है फ्रेंड्स, सबसे पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर पीछे से एक एक वर्ड का अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। वह को अंग्रेजी में कहते हैं ही। अगर आप बात किसी मेल की कर रहे हैं यानी किसी पुरुष की कर रहे हैं। चुकेगा के लिए हम लिखेंगे विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो पूरा करना का अंग्रेजी होता है कंप्लीट और उसका थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। और काम को कहते हैं द वर्क। ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। फ्रेंड्स, हो सकता है आप सोचें कि शैल विल का क्या यूज है, तो मैं आपको बताऊं, बस आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। और ये कंप्लीट हुआ। आइए इसको ट्रांसलेट करें। वह समय पर आ चुकेगी, वह का अंग्रेजी होगा सी, क्योंकि बातों से पता चल रहा कि हम किसी महिला की बात कर रहे हैं यानी किसी फीमेल की बात हो रही है। चुकेगी के लिए हम लिखेंगे विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आना का अंग्रेजी कम होता है और थर्ड फॉर्म में कम ही लिखा जाता है। पर का अंग्रेजी होता है ऑन और समय का अंग्रेजी होता है टाइम। फ्रेंड्स, समय पर के लिए इन टाइम और ऑन टाइम दोनों लिखा जाता है। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट समय पर यानी ठीक समय पर, जबकि इन टाइम का मतलब होता है समय रहते यानी समय से 2-4 सेकंड या मिनट पहले ही। छोटा में आप इतना समझ सकते हैं कि समय पर के लिए आप इन टाइम और ऑन टाइम दोनों का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बाय गॉड आपके सेंटेंसेस नकारात्मक हो यानी वह काम पूरा नहीं कर चुकेगी इस तरह से हो तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप शैल या विल के बाद नॉट का यूज करेंगे। जैसे ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क।
या अगर ये भी नकारात्मक हो तो आप ऐसे ट्रांसलेट करें, शी विल नॉट हैव कम ऑन टाइम। बाय गॉड फ्रेंड्स, आपके सेंटेंसेस की शुरुआत क्या से हो, जैसे क्या वह काम पूरा कर चुकेगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब शैल या विल जो भी आप लिखे हैं उसको सबसे पहले लिखिए, यानी स्टार्टिंग में लिखिए। जैसे क्या वह काम पूरा कर चुकेगा, तो आप कहेंगे विल ही हैव कंप्लीटेड द वर्क। क्या वह समय पर आ चुकेगी, विल शी हैव कम ऑन टाइम। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको तीनों परफेक्ट बड़े आसानी से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे रिलेटेड 2 वीडियोस और देखिए। पहला, जहां मैंने बताया है इस तरह के सेंटेंसेस, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। और दूसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कब, कैसे, कहां, कौन। और ये दोनों वीडियो आपको आई के सिंबल में मिल जाएगा, या फिर इनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा, आपको लगा कि वाकई मैंने कुछ अच्छा काम किया है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।